बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, हमें कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए फंडामेंटल्स की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, और कक्षा इजी 11 फिजिक्स की बाई जो एन के बेसिक चैनल पर आप मैथ्स हैं सभी बच्चों उन का एक सभी बार को पुनः ध्यान में बहुत रखते हुए बहुत आज स्वागत है। हमने कक्षा आज हमने 11 कक्षा का 11 की सिलेबस स्टार्ट फिजिक्स किया जो है। है जिसका पहला फिजिक्स अब चैप्टर होगी आपकी टिप्स के ऊपर। बहुत आसान भाषा के अंदर और बहुत आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट, जेई, एनडीए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम आपको फिजिक्स तैयार करेंगे और इस श्रृंखला में आज हम पहला वीडियो पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला चैप्टर जो है जिसमें 11th क्लास की फिजिक्स जब अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने को सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो हमें पढ़ना होता है कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है कि विशेष ज्ञान, विशेष तरह का जो ज्ञान होता है, अर्थात व्यापक रूप में प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। आपके चारों तरफ की जो नेचर है उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अनेक प्रयोगों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर और उनका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द का अंग्रेजी में वर्णन साइंस के द्वारा करते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस शब्द कहते हैं, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है विज्ञान शब्द की या साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लेटिन शब्द से हुई है और लेटिन शब्द साइंटिया से हुई है, साइंटिया। ठीक है। और साइंटिया शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है जानना, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में बहुत अच्छी तरीके से गहनता से जानना, जिसे हम लैटिन भाषा में साइंटिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं तथा हिंदी में हम इसे विज्ञान के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कक्षा 10 में विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी होगी। जब कभी भी आपने बेसिक साइंस जब आपने स्टार्ट करी होगी, आपने टीचर ने बताया होगा कि अपने चारों तरफ की जो नेचर होती है उस नेचर की जो होने वाली घटनाएं हैं, किसी वस्तु पे धक्का लगना, सुबह होना, शाम होना, गर्मी होना, सर्दी होना, या फिर किसी वस्तु का गर्म लगना या ठंडा लगना, इन सभी चीज़ों के बारे में जब अपन बहुत विस्तार पूर्वक प्रयोगों के द्वारा जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द का नाम लेते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहला तथ्य आता है वो है गुरुत्वाकर्षण का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूटन साहब जब एप्पल के पेड़ के नीचे जब सोए हुए थे, अचानक से ऊपर से जब एक एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि यार ये एप्पल है वो नीचे की तरफ क्यों गिरा। तो उन्होंने उस किसी भी वस्तु के पृथ्वी की तरफ गिरने के बारे में जब हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने जो रिजल्ट निकाला जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक तथ्य के बारे में पढ़ना ही विज्ञान कहलाता है। मनुष्य को जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान बन जाता है। किसी भी वस्तु के बारे में जब मनुष्य जानने की प्रयास करता है, प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भू विज्ञान है, भौगोलिक विज्ञान है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं और उन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक विज्ञान। तो हमें भौतिक विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे। तो भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, आपके चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, जो आप लोगों को दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, उनके साथ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब है हर एक स्टेप के साथ में उसका अध्ययन करना। क्रमबद्ध अध्ययन है वह विज्ञान कहलाता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य ने जब से सोचने समझने की क्षमताएं विकसित करी हैं तब से वो अपने चारों तरफ की घटनाओं के बारे में पढ़ना चाहता है। तो जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होने पर, यानी चारों तरफ की जो घटनाएं हैं बहुत बड़ा फील्ड है होने पर, विज्ञान में नए नए क्षेत्र विकसित होते हैं। आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन नई नई घटनाएं सामने आती हैं, नए नए रिसर्च सामने आते हैं। और अभी वर्तमान में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जो कोविड-19 है
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के सामने। तो इस प्रकार की जब बहुत सारी घटनाएं आती हैं तो उन सब के बारे में जानना, अलग अलग नए नए क्षेत्र डेली डे टू डे विकसित होते जा रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांट दिया है इसके, जिससे इसका अध्ययन आसानी से हो जाता है। यदि आप किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप केमिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप पेड़ पौधों के या मनुष्य या जीव जंतुओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो वैज्ञानिकों ने इन सभी को अलग अलग भागों में बांट दिया है सो दैट इसका जो अध्ययन है वो आसानी से हो सके। तो ये अपने बहुत इनिशियल थोड़ा सा व्याख्या है वो विज्ञान के बारे में हमने पढ़ी है। अब अपन चलते हैं फिजिक्स के बारे में। भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं? प्राचीन काल में भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में किया जाता है, जिसका अभिप्राय है प्राकृतिक, यानी भौतिकी का सीधा सीधा अर्थ है प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुएं, तथ्यों के बारे में जानना। इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है कि जब आप फिजिक्स के अंदर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसका जो इतिहास है, उसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो हम सभी को होनी चाहिए। हालांकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि फिजिक्स है वो कौन सी भाषा के किस शब्द से बना है, लेकिन अपना दायित्व बन जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के, अपने कुल के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में जानना होता है, उसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी गहनता से जानना चाहिए। ये जो फ्यूसिस शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृति यानी नेचर, भौतिक विज्ञान को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब अपन फिजिक्स की पहली डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा? जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। प्रकृति के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या करती है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यदि हम इसके इंग्लिश के डेफिनेशन की बात करें, इंग्लिश के स्टेटमेंट की बात करें, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डेवलप्ड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास इज कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर है? तो आप लोगों को हिंदी की, अगर आप हिंदी की स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हिंदी में इसकी डेफिनेशन है वो लिख लेनी चाहिए। दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाएं, आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मौसम बदलता है, वर्ष के अंदर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, तो इन सब तथ्यों के बारे में जानना आवश्यक होता है। प्राकृतिक घटनाएं कौन सी? जैसे वर्ष के अंदर मौसम है, बादलों का बनना है, वर्षा का होना है, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि की व्याख्याएं हैं वो भौतिक विज्ञान के आधार पर की जा सकती हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार यानी फिजिक्स के अनुसार आप इसकी क्या डेफिनेशन देंगे? चलिए पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान जो है वो एक साइंस का ही पार्ट है, एक विशेष तरह की ब्रांच है जिसमें यानी फिजिक्स में आप द्रव्य, देखिए ये जो द्रव्य शब्द है ये लिक्विड नहीं है। लिक्विड जो होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, आप जानते हैं तापीय ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। सबके बारे में अपन जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में चलेंगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको प्रारंभ में इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का मतलब है प्रत्येक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के साथ अनेक तरह की क्रियाएं करता है। जैसे दो चुंबक के टुकड़े हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो विपरीत ध्रुव के चुंबक के ध्रुव हैं वो आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव जो होते हैं, आप लोगों ने विज्ञान के अंदर बहुत छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट है या आपके पास दूसरी मैग्नेट है। इन दोनों मैग्नेट्स के जब विपरीत ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, और यदि समान ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस तरह से इनके बीच में होने वाली अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स को अगर एक और डेफिनेशन के साथ यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भौतिकी में विभिन्न राशियों को यथार्थता से मापने के प्रयास किए जाते हैं। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इस काम को करने में आपको समय कितना लगा, किसी परिपथ में विद्युत धारा कितनी बह रही है, यानी अनेक भौतिक राशियाँ जो होती हैं। हालांकि अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं।
अनेक भौतिक राशियों को यथार्थ यानी यथार्थता का अर्थ होता है शुद्धता, एक्यूरेसी के साथ मापने का प्रयास किया जाता है। इसलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान, द साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। मापन का विज्ञान, किसी भी वस्तु को मापना, मापन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। चलिए अब अगले पार्ट में हम पढ़ते हैं भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके अंदर फिजिक्स पढ़ी जाती है और कितना विस्तार से अपन इनको अध्ययन करते हैं। यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो फिजिक्स जो है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिकी की विभिन्न शाखाएं होती हैं, परंतु मुख्य रूप से इसे दो भागों में विकसित किया गया है। चीर संवत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। अभी आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि चीर संवत फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स किसे कहते हैं, और उसका जो दूसरा भाग है इसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। हालांकि इसी चैप्टर में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है। लेकिन आप कक्षा 11 में और कक्षा 12 के अंदर इन दोनों जो टाइप की फिजिक्स हैं इनका आप इनिशियल प्रारंभिक अध्ययन है वो आप करेंगे, और इनका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो आप बड़ी कक्षाओं के अंदर करते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग करते हैं, यदि आप बीएससी करते हैं, यदि आप एमटेक करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन कक्षा 11 में और कक्षा 12 में केवल इनका प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है। चलिए जानते हैं सबसे पहला जो प्रकार है भौतिकी का, जिसे हम चीर संवत भौतिकी कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को भी अनेक भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा मैकेनिक। मैकेनिक का मतलब होता है किसी भी उपकरण को ठीक करने वाला व्यक्ति। तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं? इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं की निम्न वेगों पर, सबसे बड़ी बात निम्न वेगों पर, वस्तु जो है वो बहुत उच्च वेग से गति नहीं करनी चाहिए। इस विषय के अंतर्गत अनेक वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। इसकी एक शाखा तरल यांत्रिकी यानी जिसके अंदर आप द्रव्य पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि अपने घरों में जब अपन पाइप से पानी छिड़कते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही इस पाइप के आगे का जो एरिया है, इस आगे का जो सिरा है, इसको जब आप दबाते हैं तो ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर जा कर के गिरता है। तो इसी प्रकार से तरल पदार्थों के बारे में और भी बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, निष्कर्ष निकलते हैं, जिन्हें अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें तरल द्रव्य के बारे में और गैसों के बारे में। लेकिन तरल और द्रव्य की विशेष रूप से केवल इनकी गतिकी के बारे में। जब ये गति करते हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा है निम्न वेग के ऊपर जब ये गति करते हैं तो इनका अध्ययन है वो मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। आपको नोट्स लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ें। इनके जो नोट्स हैं वो हमने हाथ से लिख करके बहुत विशेष तरीके से, बहुत आसान भाषा में तैयार किए हैं। वो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप केवल मैसेज करेंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये जितनी भी फिजिक्स अपन 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, आज आपको लग रहा है कि हम सर बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, सर हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए जो थ्योरी होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। दूसरा टॉपिक है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। आपने देखा होगा कि एक वस्तु आप लोगों को उसी हाथ से छूने पर ठंडा लगता है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने बर्फ़ रखी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने बर्फ़ रख रखी है, यहाँ पे आप लोगों ने पानी रख रखा है, और यहाँ पर आप लोगों ने गर्म पानी रख रखा है, ठीक है। तो जब आप एक हाथ से पहले बर्फ़ को छूते हैं, फिर आप पानी को छूते हैं, तो आपको जो पानी है वो गर्म लगता है बर्फ़ की तुलना में। लेकिन जब आप उसी पानी को छू करके जब आप गर्म पानी को, हॉट वाटर को टच करते हैं, तो वही जो पानी है वो इस गर्म पानी की तुलना में ठंडा फील होता है। तो ऊष्मा के बारे में अध्ययन करना, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो रेल इंजन है वो कोयले के द्वारा चलाया गया था, जेम्स वॉट ने जिसकी खोज करी थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ऊष्मागतिकी के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। क्या लिखा गया है ऊष्मागतिकी के बारे में? इस विषय के अंतर्गत, कौन से? ऊष्मागतिकी के अंदर इस विषय के अंतर्गत आप ऊष्मा के बारे में, टेम्परेचर के बारे में
और सूक्ष्म कणों से बने निकाय की गति का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। सिंपल सी कहानी है, आप प्रारंभिक स्टेज में हैं, आपको जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको फीलिंग आने भी शुरू हो जाएगी कि ऊष्मागतिकी का अर्थ क्या है। लेकिन प्रारंभ में आप समझिए, ऊष्मागतिकी का मतलब है जहाँ पे आप गर्मी से, जहाँ पे आप टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। क्लासिकल जो फिजिक्स है इसका एक तीसरा पार्ट आता है जिसे अपन विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत आप विद्युत क्षेत्र के बारे में, चुंबकत्व के बारे में और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। 11th क्लास के अंदर आप विद्युत चुंबकत्व के बारे में बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करेंगे। 12th क्लास के जिन स्टूडेंट्स ने 12th की फिजिक्स को कंप्लीट पढ़ लिया है उनको पता है कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है और इसका महत्व क्या है और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो चीर संवत तरंग यांत्रिकी और ध्वनि यांत्रिकी, ये जो टोटल टॉपिक है ये आप 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इस विषय के अंतर्गत कंपनों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वस्तु जब आपके हाथ से छूट करके नीचे फर्श के ऊपर गिरती है तो उसमें अलग अलग तरह की ध्वनि तरंगें निकलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक रस्सी को तान करके जब आप उसको बीच में से छिटक करके, पकड़ करके, खींच करके जब छोड़ते हैं तो उसके अंदर इस तरह की लहरें, तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो उन सभी का जो अध्ययन है वो इस वेव मैकेनिक्स के अंदर और साउंड मैकेनिक्स के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसका अध्ययन किया जाता है। प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं और अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, ये कंप्लीट टॉपिक जब आप 11th क्लास की फिजिक्स को पूरा पढ़ लेंगे तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं तो वही अपना क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। कक्षा 10 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लेंस है, दर्पण है, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का संचरण, संचरण का मतलब होता है किसी माध्यम में चलना, इनका अध्ययन किया जाएगा। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इनके माध्यमों से बनने वाले जो प्रतिबिंब है। आप सुबह उठ करके जब नहा धो करके स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो डेफिनेटली आप दर्पण में, चेहरे में, मिरर में अपना शीशा देखते हैं तो किस तरह की घटनाएं वहाँ पे घटित होती हैं, क्या क्या सिद्धांत वहाँ पे लगते हैं। प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है। अपवर्तन और परावर्तन को आपने कक्षा 10 के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है। अपवर्तन में आप लोगों ने पढ़ा होगा तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना या पानी में रखी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब क्यों होता है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। व्यतिकरण है, विवर्तन है एंड ध्रुवण, पोलराइजेशन जो है, इनको समझने के लिए इस विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऑप्टिक्स जो है वो आप 12th क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आप लोगों की क्लासिकल फिजिक्स है, ये जो भाग आपने, ये जो ब्रांचेज आपने पढ़ी हैं, इन सब के बारे में आप क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। इसके बाद में फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच आती है उसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब, मॉडर्न शब्द से आप लोगों को पता चल गया होगा, अरे बाप रे ये लड़का तो बहुत मॉडर्न है, ये लड़की तो बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब है वर्तमान समय के बारे में पढ़ना। यदि कोई पुराने ख्यालों का है, पुराने विचारों का है तो उसे अपन चीर संवत फिजिक्स के बाद अंदर कैलकुलेट करते हैं। आपेक्षिकता, रिलेटिविटी, इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करते हैं। यहाँ पर आप उन वस्तुओं के बारे में गति करेंगे जो वस्तुएं लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग कितना होता है बेटा? प्रकाश का वेग होता है सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस वेग से यदि कोई वस्तुएं गति करती हैं तो उनका आपेक्षिकता के टॉपिक के अंदर अध्ययन किया जाता है। वास्तव में यह प्रकृति के सापेक्षवाद का सिद्धांत कहलाता है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर है? और इसकी जो खोज है, इसका जो सत्यापन है वो न्यूटन साहब ने किया था। इसे न्यूटन्स की रिलेटिविटी थ्योरी भी कहते हैं। विस्तार पूर्वक अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक दूसरी ब्रांच और आती है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी। इस विषय के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों जैसे प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे आगे चल करके
ट्वेल्थ क्लास के अंदर आप इस टॉपिक को मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में भी गति करता है और प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में भी गति करता है, पैकेट्स के रूप में भी गति करता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। यह चिरसंवत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स को और मॉडर्न फिजिक्स को जोड़ने का प्रयास करती है। इसके बाद में आगे आने वाले दोनों टॉपिक्स हैं, ये आप ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स जिसे कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत परमाणु की संरचना, परमाणु आप जानते हैं जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनकी जो सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। तो इस विषय के अंतर्गत इस ब्रांच के अंदर आप परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्लीटली ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में आप इसका अध्ययन करेंगे। नाभिकीय भौतिकी जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, इस विषय के अंतर्गत परमाणु का जो सबसे केंद्रीय भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय निम्न प्रकार हैं। इन सभी ब्रांचों के अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं जिनका फिजिक्स के अंदर अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, नोट्स लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। नोट्स आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं आप लोगों को सेपरेटली मिल जाएंगे। ठोस अवस्था फिजिक्स यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी भौतिकी, चिकित्सीय भौतिकी, ब्रह्मांडिकी, जीव भौतिकी, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंदर। जीव भौतिकी है, रसायन भौतिकी है, भू भौतिकी है। अब आप कहेंगे कि सर जीव विज्ञान के अंदर भी भौतिक विज्ञान आती है? डेफिनेटली। रसायन विज्ञान के अंदर भी भौतिकी होती है? डेफिनेटली। और भू विज्ञान जो होती है जिसे जियोग्राफी या जियोलॉजी कहते हैं, उसके अंदर भी अपन फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रौद्योगिकी, यानी जो इंडस्ट्री है एवं समाज में भौतिकी का क्या योगदान है। यानी किसी भी देश का जो विकास है वो उसकी इंडस्ट्री के ऊपर और उसका जो समाज है, उसके जो मनुष्य हैं उनके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जीवन के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों के अंदर फिजिक्स का क्या योगदान है, इस टॉपिक में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपको ये पता होगा कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, तभी आप उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ पाएंगे। किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता है कि ये मिठाई है, ये बहुत अच्छी है, बहुत डिलीशियस है, तब आप उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमें प्रत्येक वस्तु के उपयोग के बारे में और उसके गुणों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके ज्ञान के बिना विज्ञान या अन्य शाखाओं का विकास संभव नहीं है। जिस तरह से किसी भी विषय के ज्ञान के लिए गणित का होना आवश्यक है, बिना गणित के नॉलेज के आप कोई भी विषय का ज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से किसी भी अन्य विज्ञान के विषय का अध्ययन है वो आप भौतिकी के बिना नहीं कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास एवं समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक विज्ञान है, इसका विज्ञान की सभी शाखाओं में, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो या भू विज्ञान हो, हर एक शाखा में भौतिक विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अपन प्रारंभिक परिचय इनके बारे में करते हैं, ज़्यादा विस्तार पूर्वक अपन यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। रसायन विज्ञान में भौतिकी का क्या महत्व है? आप लोगों को लगेगा कि सर ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। रसायन विज्ञान के अंदर भौतिकी का क्या महत्व है? अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल। आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच में अनेक तरह के बल लगते हैं, जिनमें से एक अंतराण्विक बल होता है। अंतराण्विक बलों के आधार पर पदार्थ की रासायनिक संरचना, बंधों के प्रकार आदि का अध्ययन संभव हुआ है। एक्स किरणों के विवर्तन, परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिवता
के आधार पर अनेक ठोसों की संरचनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, विज्ञान को पढ़ेंगे, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पहला लेशन, आज का लेशन, जब आप 11th और 12th की फिजिक्स कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में यदि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, तब आप लोगों को हर एक टॉपिक जो है वो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके अंतर मन को टच करते हुए निकलेगा, फील हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान के अंदर भौतिकी का बहुत अधिक महत्व है। जीव विज्ञान में भौतिकी का महत्व है। आप जानते हैं जीव विज्ञान के अंदर बहुत सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। तो उन सूक्ष्म कणों का अध्ययन करने के लिए उन सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत बड़ा करके देखा जाता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा चित्र बना करके, बड़ा प्रतिबिंब बना करके देखना। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनेक जैविक प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है। बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखेंगे तो वो बहुत बड़े आकार के नजर आएंगे और आप उनका आसानी से अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में अनेक शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन संभव हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसका उपयोग करके आप शरीर की अनेक संरचनाएं, इवन जो कोशिका होती है, आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की या सभी सजीवों के शरीर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, उन सब को देखने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो बनावट है और कार्य प्रणाली है वो आपको फिजिक्स सिखाती है। आगे चलते हैं। खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व है। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान का मतलब है तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, चंद्रमा और सूर्य के बारे में अध्ययन करना। प्रकाशीय दूरदर्शी, दूरदर्शी किसे कहते हैं? 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ फील हो रही है क्योंकि आप लोगों ने ऑप्टिक्स के अंदर, प्रकाशिक उपकरणों के अंदर दूरदर्शी पढ़ा होगा। इसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। आप लोगों ने कई बार फिल्मों के अंदर देखा होगा कि पानी की जहाज के ऊपर कई व्यक्ति जो हैं वो अपनी आंखों के ऊपर दूरबीन, जिसे हम कहते हैं, दूरबीन लगा करके दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं। तो इसके लिए प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न ग्रहों की गति, आकाशीय पिंडों का अध्ययन संभव है। आप जानते हैं कि प्रकृति के अंदर 9 तरह के ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो पदार्थ हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, तो इन सब के बारे में अध्ययन करना, कौन सा ग्रह किस वेग से गति कर रहा है या सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेता है, इन सब के बारे में अपन खगोल विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं और उसके अंदर भौतिकी जो है वो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। गणित में भौतिकी का महत्व है। आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि गणित जो है वो बिना फिजिक्स के अधूरी है। फिजिक्स का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप गणित भी नहीं पढ़ पाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आप एक बल लगाते हैं, एक व्यक्ति इधर धक्का लगाता है और दूसरा व्यक्ति इस तरफ धक्का लगाता है। आप बताइए मेरे को कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो ये जो वस्तु है, ये जो टुकड़ा है, वो किस तरफ गति करेगा? आप कहेंगे कि सर ये जो टुकड़ा है वो इन दोनों के बीच में इस तरफ गति करने वाला है। क्लियर है? तो ये गति करेगा, लेकिन किस वेग से गति करेगा, किस दिशा में गति करेगा, इन सब का जो अध्ययन है वो आप भौतिकी के द्वारा पढ़ सकते हैं। भौतिकी के सिद्धांतों के द्वारा अनेक गणितीय विधियों का विकास संभव हुआ है। तकनीकी विकास विशेष रूप से भौतिकी के अनुप्रयोग से संबंधित है। भौतिकी के अनुप्रयोगों पर आधारित कुछ नई तकनीकों के उदाहरण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला है विद्युत उत्पादन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आज के समय में जो विद्युत उत्पादित होती है, विद्युत धारा जो उत्पादित होती है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कंप्लीटली आप इस टॉपिक के बारे में 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 में भी आप लोगों ने जनरेटर है, जनित्र है, दिष्ट धारा जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इन सब के बारे में अध्ययन किया होगा। आगे चलते हैं और इसका अगला पॉइंट आता है डीजल है, इंजन है, पेट्रोल इंजन है, भाप इंजन है, आदि ऊष्मा गतिकी के नियमों पर आधारित होते हैं। रेडियो, टेलीविजन, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, वायरलेस आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर आधारित होता है। आज आप देख रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन के अंदर आप उसके जब डायल पैड के ऊपर अलग अलग तरह के नंबर जब प्रेस करते हैं तो वो व्यक्तिगत
किसी विशेष व्यक्ति के पास ही फ़ोन कॉल जाता है और आप लोगों की जो आवाज़ है या सामने वाले की जो आवाज़ है वो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर सुनाई देती है। क्या आपने सभी कभी सोचा है कि सर ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में अपन जो बोलते हैं वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी बहुत स्पष्ट सुनाई देता है? तो बेसिकली उसके पीछे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण, संचरण का मतलब होता है गति करना। तो कौन आपकी आवाज़ को उस व्यक्ति के पास कौन पहुंचाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें पहुंचाती हैं, और ये सब फिजिक्स के अध्ययन के बिना अधूरा है। आप जानते हैं कि परमाणु भट्टी है, आप लोगों ने सुना होगा कि विश्व युद्धों के अंदर या कई प्रकार के जब लड़ाइयाँ होती हैं तो बमों का प्रयोग किया जाता है, गोला बारूद का प्रयोग किया जाता है। तो उन सब का जो विकास है, उन सब का जो डेवलपमेंट है वो फिजिक्स के द्वारा किया जाता है। परमाणु भट्टी है, परमाणु बम है, आदि का विकास नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित है। रॉकेट नोर्डन, रॉकेट नोर्डन का मतलब होता है रॉकेट छोड़ना। आज अंतरिक्ष के अंदर अनेक तरह के उपग्रह छोड़े गए हैं। प्रत्येक देश जो है वो अंतरिक्ष के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहता है। आप लोगों ने सुना भी है कि पिछले 2-3 साल पहले भारत ने भी चंद्रयान का प्रक्षेपण किया था। तो यानी प्रत्येक जो देश है वो अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व बनाना चाहता है। तो रॉकेट नोर्डन है वो न्यूटन की गति के दूसरे नियम और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। आप लोगों ने कक्षा 9 के अंदर न्यूटन की गति के तीनों नियम पढ़े हैं, जिसमें से पहला जो नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, और तीसरा नियम है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। वायुयानों को उड़ान बर्नौली सिद्धांत के ऊपर आधारित है। 11th क्लास की फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हैं कि बर्नौली सिद्धांत क्या होता है। एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है तो बेसिकली वो बर्नौली के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंदर और किसी भी देश के विकास के अंदर भौतिक विज्ञान का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक विज्ञान, आगे पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान तथा समाज का संबंध। आज भौतिक विज्ञान है वो अपने समाज को किस तरह से सबल प्रदान कर रही है, मजबूती प्रदान कर रही है। आप देख रहे हैं कि आज आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है इसके द्वारा आप बहुत दूर बैठे शिक्षकों से पढ़ाई कर रहे हैं। अन्यथा पहले के ज़माने में ये सब पॉसिबल नहीं होता था। एक शिक्षक जो है वो अपने सामने बैठे शिष्यों को ही शिक्षा प्रदान कर सकता था, लेकिन आज आप बिना मिले, बिना उनसे संपर्क में आए, केवल मोबाइल फ़ोन के द्वारा, इस ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है वो भौतिक विज्ञान ने किया था, और समाज के आप एक विभिन्न अंग हैं। तो आपके विकास के अंदर भौतिक विज्ञान का कितना अहम योगदान है। भौतिक विज्ञान पर आधारित खोजों का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आवागमन के साधनों तथा दूरसंचार मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करना के कारण संपूर्ण विश्व निकट आ गया है। पहले के ज़माने में जब हम बहुत छोटे थे, पढ़ते थे, तो हम ऐसा सुनते थे कि बहुत दूर बैठे व्यक्ति की तस्वीर आपको अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन के अंदर दिखाई देगी, तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये सब तो असंभव है। इससे पुराने समय में यदि जाएं तो पहले के समय में लोग ऐसे बात सोचते थे कि पहले के ज़माने में यदि आपको कोई संदेश भेजना होता था, जब आप रामायण देखते हैं, बहुत पुराने समय की यदि आप फिल्में देखते हैं, राजा महाराजाओं के काल के आप युद्ध देखते हैं, तो आप देखते हैं कि मैसेज भेजने के लिए, अपना संदेश भेजने के लिए वो व्यक्ति अपने घुड़सवार को भेजा करते थे। लेकिन आज आप एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेज करके, एक व्हाट्सएप के द्वारा छोटा सा संदेश भेज करके पूरे विश्व के किसी भी कोने के अंदर माइक्रो सेकंड के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो ये सब समाज के विकास के अंदर भौतिक विज्ञान का ही महत्व है। आज हम विश्व के किसी भी कोने में तथा चंद्रमा पर भी कम समय में जा सकते हैं। आपको पता है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाने के लिए, पैदल जाने के लिए एक व्यक्ति को कितना समय लग सकता है। लेकिन उसके बाद में साइकिल का विकास हुआ, मोटरसाइकिल, कारें, गाड़ियां, और अब तो भारत में भी बुलेट ट्रेन का आना निश्चित हो गया है। आवागमन के साधनों के कारण विभिन्न देशों तथा प्रदेशों के लोगों के बीच अंतर समाप्त हो गया है। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीप्रिंटर की सहायता से विश्व के दूरस्थ भागों से भी संदेशों का आदान प्रदान तुरंत किया जा सकता है।
रेडियो तथा टेलीविज़न की सहायता से हम सभी घटनाओं की जानकारी को प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसकी सहायता से जटिल गणनाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। यदि हमें ये कह दिया जाए कि 50 को 7333 से गुणा करो तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन यदि आप लोगों के हाथ में कैलकुलेटर है और अगर आपसे कोई गुणा भाग करने के लिए कहा जाए तो आप माइक्रो सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब समाज के विकास के अंदर भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण अहम रोल रहा है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ते हैं मापन की आवश्यकता। किसी भी वस्तु को मापना क्यों जरूरी है। आप देखते हैं कि आपका शरीर का वजन कितना है, आप इस काम को कितने समय में कर सकते हैं, आप सुबह कितनी बजे उठते हैं, इन सभी चीज़ों का मापन जो है, नापना, नापतोल जो है वो क्यों आवश्यक है। नीड ऑफ मेजरमेंट। चलिए, प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण को भौतिकी कहते हैं। कोई भी प्रकृति है या प्रकृति की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना ही फिजिक्स है। प्रकृति में विभिन्न घटनाएं कुछ मौलिक नियमों के अनुसार ही घटित होती हैं। प्रकृति में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो अनेक नियमों के अनुसार ही होती हैं। प्रेक्षित घटनाओं के इन नियमों को व्यक्त करने के लिए भौतिक विज्ञान कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, अतः वास्तविक है। देखिए, प्रकृति जो है वो शाश्वत सत्य है। जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो शाश्वत सत्य है और उसका अध्ययन है वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है। इसलिए फिजिक्स का जो अध्ययन है वो 100% प्योर, शुद्धता का अध्ययन है। प्रकृति के मौलिक तथा मूल नियम पहले से ही बने हुए हैं। प्रकृति में आज से हजारों साल पहले भी जंगलों में आग लगती थी। आज से पहले भी किसी वस्तु को घसीटने में कार्य करना पड़ता था। आज से हजारों साल पहले भी जो दिन है वो 24 घंटे का हुआ करता था। लेकिन विज्ञान ने, और विज्ञान में विशेष रूप से भौतिकी ने, इन सब नियमों को देखा है। हम केवल इनकी खोज करते हैं। आर्यभट्ट है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, फाइनमैन है, महान भौतिक विज्ञानी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समय में उपलब्ध प्रेक्षणों के आधार पर, प्रेक्षण मतलब निष्कर्ष या जो डाटा इनके सामने थे उनके आधार पर नियमों को इस प्रकार व्यक्त किया जो सही ढंग से उन प्रेक्षणों को समझा सकते हैं। कोई भी चीज़, जो घटनाएं प्रकृति की घटित होती हैं वो हमें पता है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है। आप लोग आज देख रहे हैं कि आज इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको पता चल जाता है कि आज के 7 दिन बाद में बरसात होने वाली है, आज के 10 दिन बाद में तूफान होने वाला है, कल कितनी गर्मी होने वाली है। यानी ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इन सब का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया है और वो भी बहुत सही ढंग से अध्ययन किया है और प्रेक्षणों को समझा सके हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिकी प्रकृति के नियमों की व्याख्या करती है। फिजिक्स जो है वो केवल प्रकृति के जो नियम हैं उन्हीं की व्याख्या करती है। अतः नियमों के अध्ययन के लिए राशियों का मापन करना बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु के बारे में जब आप जानना चाहते हैं तो उसकी मात्रा आपके पास कितनी है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, आपको यही पता नहीं है कि आपके जेब में पॉकेट कितना है, पैसे कितने हैं, आपका बजट कितना है, तो आप किसी भी वस्तु को खरीदने में, परचेज करने में संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए, नियमों के बारे में जानने के लिए उसका मापन करना बहुत जरूरी है। विभिन्न भौतिक राशियों का तुलनात्मक वितरण जानना आवश्यक होता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन का मतलब है मापने के लिए उस राशि का कोई मानक मात्रक होना अनिवार्य है। मात्रक होना अनिवार्य है। देखिए, मापन जो है वो भी महत्वपूर्ण है और मात्रक जो है वो भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप दुकानदार से जाकर के कहते हैं कि भैया मुझे चीनी चाहिए, शुगर। तो दुकानदार क्या बोलेगा? कितनी, यानी आपको उसका मापन बताना पड़ेगा, कितनी चीनी चाहिए। जब तक आप उसे संख्या नहीं बताएंगे तब तक वो आपको चीनी देने में असमर्थ है। आप कह देंगे कि भाई साहब मुझे 2 चीनी चाहिए, क्या वो आपको 2 चीनी दे देगा?
नहीं दे पाएगा तो वो बोलेगा भाई कितनी दो, क्या दो, 2 ग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए। तो जो आप उसके आगे बता रहे हैं, शब्द बता रहे हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, वो क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। तो किसी भी भौतिक राशि की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उसका मापन पता होना जरूरी है, यानी उसका संख्यात्मक मान पता होना जरूरी है, और उसका मात्रक पता होना बहुत जरूरी है। भौतिकी में भौतिक राशियां परिमाणात्मक दृष्टि से उस राशि की इकाई में व्यक्त की जाती हैं। देखिए ये शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा पढ़ने का प्रयास करता हूं। भौतिकी जो है उसमें भौतिक राशियां हैं, उनका परिमाणात्मक दृष्टि से उस राशि की इकाई में व्यक्त किया जाता है। आपको चीनी चाहिए तो कितनी चाहिए, सर हमें 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को किलोग्राम शब्द जो है उसको डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना पड़ेगा। एक व्यक्ति किलोग्राम का अर्थ कुछ और निकालता है, दूसरा व्यक्ति किलोग्राम का अर्थ कुछ और निकालता है, तो फिर उसका मापन और उसका परिमाणात्मक वैल्यू जो है वो बताना संभव नहीं है। भौतिक राशि का मापन 2 भागों में व्यक्त करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि मापन यानी उसका संख्यात्मक मान पता होना जरूरी है, उसका मात्रक पता होना जरूरी है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे 2 चीनी चाहिए, दूसरा कहता है मुझे भी 2 चीनी चाहिए, लेकिन पहला कहता है 2 किलोग्राम चाहिए और दूसरा कहता है मुझे 2 क्विंटल चाहिए। तो देखिए जो मात्रक शब्द है उसका विशेष महत्व है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे 3 किलोग्राम चीनी चाहिए और दूसरा कहता है 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो जो मापन है, संख्यात्मक शब्द है, उसका भी महत्व है। तो किसी भी भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए उसका जो मापन है वो 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक उसका संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। प्रथम भाग जो है वो मानक इकाई से कितने गुना दर्शाता है। मानक इकाई, आपने किलोग्राम को व्यक्त कर दिया, आपने किलोग्राम को परिभाषित कर दिया, तो आप कितने किलोग्राम ले रहे हैं उस शब्द से उसको गुणा करेंगे। मानक इकाई का मतलब है आदर्श इकाई जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। आप 1 घंटे पढ़ते हैं, दूसरा व्यक्ति 2 घंटे पढ़ता है, तो ये जो घंटे का जो समय है इसे पहले से परिभाषित किया जा चुका है। अब आप इसको गुणा करके बताएंगे कि मुझे 3 गुना समय चाहिए या 4 गुना समय चाहिए। तो पहला जो भाग है उसमें हम उस मानक इकाई का गुणात्मक प्रदर्शन करते हैं, और दूसरा जो भाग है वो आपकी खुद मानक इकाई है। किलोग्राम और ग्राम दोनों को परिभाषित करना पड़ेगा। किलोग्राम कितना है और ग्राम कितना है, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन कम है, और बड़ा है तो कितना बड़ा है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं, एक तो उसका गुणात्मक प्रदर्शन और एक उसकी मानक इकाई। उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण के लिए मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो वहाँ पर जो संख्यात्मक भाग 2 है वो दर्शाता है कि समय इकाई के 2 गुना है। घंटा में जो समय लिया गया है वो आपकी मानक इकाई है और 2 गुना से आप उसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है किसी भी भौतिक राशि को मापना। तो आज की क्लास में हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ा, भौतिक विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चिर संवत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। जो चिर संवत भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, और भौतिक राशियों का जो मापन है वो क्यों आवश्यक है, तथा मापन के साथ कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हमने पढ़ा है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, मापन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में लगी घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप अध्ययन कर सकें। देखिए, हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हों, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हों, यदि आप विज्ञान से संबंध रखते हैं, यदि आप फिजिक्स से संबंध रखते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि फिजिक्स जो है वो आपकी टिप्स के ऊपर होने वाली है। बहुत आसान तरीके से फिजिक्स जो है वो आपकी रूह में, आपकी आत्मा में समाने वाली है। आप इंजॉय फील करेंगे। विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक खेल है, ये एक मस्ती है,
ये एक फील करने वाली वस्तु है। सफलता किस्मत नहीं, बस जिद है। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको जिद करनी पड़ेगी। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।